हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर लीला। आज का जो हम पॉडकास्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड पॉडकास्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कंटिन्यूअसली एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं थ्रू ईमेल के ज़रिए, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और तो और यूट्यूब के भी जो सेशंस हैं उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कैसे करें। तो आज जिन स्टूडेंट से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हमसे यूट्यूब के माध्यम से अपने बैचलर्स के दिनों से जुड़ी हुई हैं। और इनके बारे में थोड़ा बताऊं तो क्या कमाल का कैरियर इनका रहा हुआ है। तो जितने भी लाइफ साइंस के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस होते हैं उन्होंने सारे क्लियर किए हुए हैं लगभग लगभग। और आज के डेट में जेएनयू से अपनी एमटेक कर रही हैं। इंडिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से अपनी एमटेक की पढ़ाई कर रही हैं, एमटेक नैनो साइंस में। इसके अलावा एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम निकाल चुकी हैं। इसके अलावा आईसीएआर, पीजी, टाइफर्स, यूईटी, पीजी, ये सब भी इन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। तो हमारी स्टूडेंट का नाम है जानवी। जैसा कि मैंने बताया, ये यूट्यूब के ज़रिए हमारे चैनल से जुड़ी हुई थी, काफ़ी समय से फॉलो भी कर रही थी। तो जब मुझे इतने सारे क्वेरीज मिले एम बायोटेक से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसे स्टूडेंट को ही इनवाइट करें पॉडकास्ट में जो आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें और आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकें। तो ये सेशन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम अलग अलग पहलुओं पे एम बायोटेक के बात करेंगे, सिलेबस से लेकर के उसकी तैयारी से लेकर के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जानवी से, प्लीज़ जानवी आप हमारे बीच में आइए। Hello, sir. Thank you for inviting me to this talk, and I थैंक would like to introduce myself. थैंक यू सो मच जानवी, आपने इतना समय निकाला। मुझे पता है कि आप अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई होंगी और हमारे साथ जुड़ गई आप। तो उसके लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये पॉडकास्ट मुझे पता है न जाने कितने सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। तो अगेन थैंक यू इंस्टेंट बायोलॉजी की सारी ऑडियंस की तरफ से, थैंक यू आपको कि आपने इतना समय निकाला। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हम तो जानते हैं लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपने क्या पढ़ाई की है, उस सब के बारे में थोड़ा बताइए। Okay, so my name is Janvi, and I am from Bulandshahr, Uttar Pradesh. And ठीक during my 12th, I came to know about UP SET exam. So I है। cleared that, and I got enrolled in Bundelkhand University, Jhansi, ठीक and है। I did BTech Biotechnology from there. Now I am ओके। currently doing MTech Nanoscience from JNU, New Delhi. ओके। ओके ठीक है। तो जानवी, व्हाट मोटिवेटेड यू टू अपीयर फॉर एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन? कैसे आपको पता चला इसके बारे में एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू टू गिव द एम बायोटेक Uh, एग्जाम? एक्चुअली सर हम सबको पता है कि ड्यूरिंग आर 12th जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, एम्स सबके लिए एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट रहा है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि एम्स की रिसर्च एरिया कैसी है, जैसे कि वी नो मेडिकल के लिए तो नंबर वन। तो मैंने लास्ट ईयर आप ही के चैनल पे पॉडकास्ट देखा था। अ, कोई सीनियर हैं जो एम्स एंड बायोटेक कर रही थी, वहीं से मुझे पता चला था कि ओके। ये भी एक तरीके का मतलब एक ये भी एग्जाम है कि जहाँ पे आप मतलब एम्स के लिए आप जान सकते हो कि वहाँ का रिसर्च एरिया कैसा है। ओके। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बात बताइए कि एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन आपका प्राइमरी टारगेट था कि आप इसके अलावा और भी एग्जामिनेशंस को साइमल्टेनियसली टारगेट कर रही थी? नहीं सर, मैं वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मेरे लिए टॉप मोस्ट तो गेट था, जी। उसी के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। बट जी। मेरा ये था कि गेट मेरा मेन था, बट आई थिंक ऑल्टरनेटिव्स रहने चाहिए कि हम्म। यू शुड नॉट स्टॉप। हम्म। तो इसलिए मैंने टारगेट किए थे डिफरेंट एग्जाम्स। उनमें से एक एम्स था, आईकार था, टिफर था, हम्म। सीयूईटी पीजी एग्जाम था। फिर सर हम्म। मैंने आईसीएमआर के लिए भी टारगेट किया था। तो मतलब ओके। ये सब मैंने टारगेट किया था। तो आप यही बताना चाहेंगे कि एम्स के एम बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिनको स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट करते रहना चाहिए, राइट? यस तो सर। अब जो मेन क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि आपने स्पेसिफिकली एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए पढ़ाई कब से करनी शुरू की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सर।
सर बेसिकली जो एम्स एम बायोटेक के एग्जाम है उसके फॉर्म्स मिड ऑफ अप्रैल और मई के बीच में निकलते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन अप्रैल फर्स्ट मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ठीक। फ्रेश सिलेबस रहता है, फ्रेश रहता है दिमाग में, गेट के लिए वो सब पढ़ा ही था। तो हम्म। मतलब मैंने वहीं से अप्रैल से स्टार्ट किया था। मैं रेगुलर 1 आवर देती थी कि मतलब मुझे अपना 1 to 3 आवर मुझे ये देना ही देना है कि रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा ये रहता था, मैंने रेगुलर अपना समय दिया है, मैं बीच में रुकी नहीं थी। ठीक है, मतलब गेट का एग्जामिनेशन, अब जैसे गेट का रिजल्ट मार्च 15-16 मार्च के आसपास आता है, उसके बाद आपको पता चला होगा चैनल के थ्रू कि एम्स एम बायोटेक भी कुछ है, और उसके बाद आपने कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि एम्स एम बायोटेक का फॉर्म आ चुका है। जैसे अभी जानवी बता भी रही थी कि मिड अप्रैल के आसपास फॉर्म आता है, फॉर्म आ चुका है, और उसकी लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं भरने में। ओके जानवी, तो जो अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपने कोई स्पेसिफिक सिलेबस फॉलो किया था, या कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक फॉलो की थी जिसको स्टूडेंट्स फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ तो सर इसके लिए क्या है कि एम्स ने कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस अपना नहीं दे रखा है साइट पे। हम्म। बहुत ही एनोनिमस सा एग्जाम है जिसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं है और उन लोगों ने कुछ दे भी नहीं रखा है। तो हाँ। मैंने क्या किया था कि जैसे कि एग्जाम का नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी। हम्म। तो बेसिकली उन लोगों ने सब कोर्स बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही पूछे थे, जैसे ठीक सेल है। बायोलॉजी है, मोल बायोलॉजी और हम्म। अपन माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने हम्म। यही सब जो टॉपिक्स थे या टेक्निक्स है, टेक्निक्स के लिए मैं हम्म। बेसिकली एक रेफरेंस बुक बताना चाहूंगी। हम्म। विल्सन एंड वॉकर मैंने फॉलो की थी, जो एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक और है। मैंने गैट बी और गेट के सारे क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिस, और ठीक है। सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस के क्वेश्चंस मैंने किए थे। तो ठीक है। मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मैंने ना जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते थे मैंने उतने किए थे। ठीक है, मतलब ये आपने क्लैरिफाई कर दिया कि इसका कोई सिलेबस कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो सिलेबस के चक्कर में अपना समय ना बर्बाद करें। जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि चाहे आप गैट बी की तैयारी कर रहे हो चाहे गेट की तैयारी कर कर चुके हो, अगर उसका सिलेबस पकड़ में आ रहा है तो वही सिलेबस पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए। यही कहना चाहती है ना? यस सर। अच्छा, मुझे कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ज़्यादा क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताइए, क्योंकि एम्स तो मेडिकल कॉलेज जैसा है, क्या वहाँ पे डिजीज रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं? क्या ज़्यादा पूछा जाता है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? एक्चुअली सर जो कॉमन टॉपिक्स जो मेडिकल और रिसर्च वाले पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है हम्म। या फिर बायोकेमिस्ट्री है या हम्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और वो लोग एक आध क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से भी पूछ लेते हैं, जो हम लोग सीएसआईआर में पढ़ते हैं। हम्म। तो मैंने देखा था जब मैं लास्ट ईयर पेपर दे रही थी, तो उन लोगों ने इन सब टॉपिक से ज्यादा पूछा था कि मतलब कि इस डिजीज से रिलेटेड कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ईसीजी में क्या होता है। तो मतलब ये बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन जो मेडिकल और रिसर्च दोनों में कॉमन होते हैं, वो उन ओके लोगों ने ओके। पूछे थे। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वगैरह जो गेट में बहुत पूछा जाता है, वो यहाँ नहीं पूछा जाता? नो सर, आई रिमेम्बर दे हैव आस्क्ड अबाउट ओनली जनरेशन टाइम, ओके जो ओके। माइक्रोबायोलॉजी में भी कॉमन है। तो ठीक है ठीक उन है लोगों ठीक। ने इतना नहीं पूछा था। ओके ओके। तो क्या एम्स की तैयारी जो है वो, जैसे आपने जेएनयू क्रैक किया तो क्योंकि आपने सीयूईटी निकाला, तो सीयूईटी की तैयारी या गेट की तैयारी से एम्स एम बायोटेक की तैयारी कुछ अंतर है, कि सेम लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या तैयारी करने में कुछ अंतर लगता है आपको? सर एक्चुअली एम्स एंड बायोटेक का पेपर थोड़ा इजी पड़ जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक तो दे डू नॉट इंक्लूड नेट्स हम्म। एंड एमएसक्यू जो हम्म। गेट में पूछे जाते हैं। तो हम्म। ये है कि अगर यू नो द आंसर तो फिर वो सही है, आपको मिल हम्म। जाएगा नंबर। हम्म। प्लस वन 1 मार्क्स का होता है, तो आपको हम्म। यू विल बी इजीली गोइंग टू स्कोर मार्क्स। हम्म। और देखा जाए तो वही वही आप तैयारी रखिए जो आपकी गेट में है। रिवीजन करिए नोट्स का, जो आपके पर्टिकुलर नोट्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एम्स एंड बायोटेक है तो कुछ इधर उधर सोर्सेज पे भाग रहे हैं। जिस भी हम्म। आप चीज को फॉलो करते हैं उसी पे स्टिक रहिए।
ओके, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि कैसे तैयारी करें। कुछ भी अलग नहीं है, जो भी आप स्टैंडर्ड एग्जाम फॉलो कर रहे हैं उसी की तैयारी करिए। बस आप जैसा कि जानवी ने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस का खास ध्यान रखिए जो रिसर्च और मेडिकल साइंसेज में साथ में आ रहे हैं। जैसे में एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में इन्होंने बताया, ईसीजी वगैरह के बारे में पूछा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड डिजीजेस के काफ़ी क्वेश्चंस एक्सपीरियंस किए। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा ज़रूर ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था जब आपने दिया था, तो कितने क्वेश्चंस आए थे? और सब्जेक्ट्स तो आपने बता ही दिए। क्या ड्यूरेशन रहता है एग्ज़ाम का और क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ तो सर बेसिकली एग्जाम जून 15 जून को कंडक्ट हुआ था। ठीक है। और उस दिन आफ्टरनून की शिफ्ट में हुआ था ये एग्जाम। ओके। एंड उसका पैटर्न था 90 मिनट्स हम्म। और 90 क्वेश्चंस। हम्म। तो यू विल बी गेटिंग 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है। और -1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सेंटर सिर्फ न्यू दिल्ली में पड़ता है या कहीं बाहर भी पड़ता है? नहीं सर, सेंटर सिर्फ न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। एम्स का अपना प्रिस्क्राइब्ड है कि वो, मतलब मैंने तो दिल्ली ही भरा था तो मुझे दिल्ली ही मिला था। और बहुत ही रिमोट एरिया में जाके मिला था, मुझे काफी ओह। डिफिकल्टी हुई थी जाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाता है सेंटर, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा टाइम लेके चलिए हम्म। कि अगर मतलब अगर आपका पेपर 1 बजे से है तो आप 11-10 बजे से निकल जाइए। तो इसलिए क्या है, आप हैफाजार्ड वे में नहीं पहुंचेंगे वहां पे। तो तो मतलब जब फॉर्म मतलब भरते हैं तो सेंटर का ऑप्शन एक ही है, न्यू दिल्ली ही ऑप्शन है, उसमें कोई तीन ये चार सर, ऑप्शन नहीं? न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली, दिल्ली और नोएडा, मतलब यही यही सब है। है, दिल्ली एनसीआर में ही रहता है। ओके ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है। और सीबीटी बेस्ड पेपर है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है? यस सर, सीबीटी बेस्ड पेपर है। ठीक है। अच्छा, जब आप एग्जाम को लिख रही थी तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? क्या यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं? सर बेसिकली क्वेश्चंस मेरे को जैसा लगा फैक्ट बेस्ड थे। जैसे कि एक क्वेश्चन उन लोगों ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से डे ऑफ साइंटिस्ट पे पूछ लिया था। हम्म। तो वो अगर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे हम्म। साइंटिस्ट के बारे में। और सर कंसेप्चुअल बेस में उन्होंने हाँ पूछा था, एक्सपेरिमेंटल बेस पूछे थे, जैसे टेक्निक मैंने बताई थी, ईसीजी है, जी। या हम्म। जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है हम्म। जो हम पढ़ते हैं। और हम्म। जो जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी में स्पॉट हम्म। टेस्ट वगैरह हम टेक्निक्स हम्म। पढ़ते हैं, हम्म। वो उन लोगों ने पूछ रखी थी। ओके ओके। चलिए, ये तो बहुत मतलब अच्छा। डिफिकल्टी लेवल आप कितना बोलेंगी? जैसे कि वो लोग बोलते हैं आपने तो सीयूईटी भी दिया, आपने गेट भी दिया, गेट के बराबर टफनेस रहती है कि उससे कम ही रहता है, टफ उससे कम रहता है? सर थोड़ा कम रहता है गेट से, जैसे कि ओके। मैंने बोला था गेट से थोड़ा कम है। और डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बताऊं तो मेरे टाइम पे पेपर ठीक आया था, मतलब मैं 90 में से 70 अप्रॉक्स क्वेश्चंस कर पाई थी। ओके, तो आपका और रैंक कितना निकला था? सर मेरा 195 रैंक आया था। अच्छा। अच्छा, तो ये जब ये सिलेक्शन का फाइनल, जब स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है तो उसमें कैसे लिखा रहता है कि उसमें काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, या क्या रहता है कि किस तरीके से पूरा हाँ सर। प्रोसेस होता है? सर एक तो वो लोग रिजल्ट विद इन 15 डेज निकाल देते हैं, जैसे कि 15 को पेपर था एंड हम्म। 28 तक उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था। अच्छा। और 20 तो वो लोग लिस्ट रिलीज करते हैं, जैसे कि हम्म। वो लोग मेडिकल के लिए करते थे, एम्स अपना मेडिकल हाँ। के लिए लिस्ट हम्म। निकालते थे, वैसे ही वो लोग लिस्ट निकालते हैं। हम्म। उसमें अप्रोक्सीमेटली वो 300 बच्चों को लेते हैं। ठीक थ्री है। हंड्रेड बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। हम्म। और उसमें से काउंसलिंग का खुलता है, पोर्टल खुलता है। वो हम्म। आपको अपने आप साइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। दे विल नॉट अपडेट यू। हम्म। वो अपडेट नहीं करते हैं, आपको उनकी साइट पे जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जहाँ आपने किया था। वो हम्म। लोग अपना एक करिकुलम निकालते हैं, उस पर फिर हम्म। आपको जाके काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, तो आपने ये जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है, क्या उसमें रैंक के अलावा कोई परसेंटाइल वगैरह भी दी जाती है, या मेल आता है सिलेक्शन का? किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है? सर एक्चुअली में वो आपको रिजल्ट के बारे में भी अपडेट नहीं करते हैं मेल पे।
कोइंसिडेंटली अगर आपको याद आ जाता है तो आप खोल के देख सकते हैं। मुझे याद आ गया था लकीली। हम्म, जिस दिन हम्म, मुझे याद आया था उसी रात मैंने अपना खोल के देख लिया था। और हम्म, वो लोग आपको आपका रोल नंबर, सिर्फ रोल हम्म, नंबर देंगे, जो एप्लीकेशन नंबर है आपका। उसके साथ आपको ये बताएंगे कि आपकी रैंक कितनी है। हम्म। और परसेंटाइल नहीं बताते हैं वो लोग। परसेंटाइल आपको रिजल्ट आप और आपका एक बात इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट तभी खुलेगा जब आपने क्वालिफाई किया होगा। ओके। ओके, अगर क्वालिफाई किया है तभी रिजल्ट खुलेगा, अदरवाइज रिजल्ट ओपन ही नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं? यस सर। ठीक है। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फिर काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया था एम्स की, कि फिर आपने जेएनयू को ही प्रेफरेंस दे दी थी? आपका रिजल्ट तब तक आ चुका था जेएनयू का, क्या हुआ था? सर मेरा एक्चुअली काउंसलिंग वो लोग लेट कर रहा था उन्होंने। हम्म, और तब तक मेरा सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका था और हम्म, मैंने जेएनयू में फॉर्म भर रखा था, तो वहां पे भी हम्म, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हम्म, उन लोगों ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। और जेएनयू इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर हम्म, एडमिशन प्रोसेस, हम्म। कि अगर आप प्रिस्क्राइब डेट पे नहीं जाएंगे तो वो आपका कैंसिल कर देते हैं एडमिशन। तो आई वेंट टू द काउंसलिंग। मैंने वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन मतलब सब करा लिया था। उसके बाद फिर एम्स ने अपना काउंसलिंग स्टार्ट की, तब तक मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी वहाँ जेएनयू में। ओके, मतलब उनकी काउंसलिंग काफ़ी लेट हो जाकर होती है आपके हिसाब से? हाँ, हाँ सर, उनकी काउंसलिंग लेट हो जाती है। और एक्चुअली में सीट्स आर आल्सो लिमिटेड इन ठीक है। दिल्ली एम्स। तो फिर वो लोग इसलिए टाइम लेके ही निकालते हैं काउंसलिंग। और आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा उनकी साइट पे जाके हाँ, कि वो कब अपना पोर्टल खोल रहे हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने जेएनयू को क्यों चूज़ किया एम्स के ऊपर, जब आप मतलब शुरू से ही आपका भी आपको पता था कि एम्स काफ़ी बढ़िया प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो आपने फिर जेएनयू को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली में सर बोथ आर प्रेस्टिजियस फॉर मी। हम्म, हम्म, और देखा जाए तो मैंने जेएनयू को इसलिए भी प्रेफर किया था हम्म, क्योंकि एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट इज वेरी मैटर्स अ हम्म, लॉट। हम्म, और वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब हम्म, आई वेंट टू देयर लैब्स और हम्म, मैंने वहाँ के प्रोफेसर से बात करी एंड दे वर वेरी अप्रोचेबल। हम्म, और मुझे एक्चुअली में वहाँ से जो मेरे पीएचडी के सीनियर्स थे, हम्म, उनका मुझे कॉल आया था कि यू शुड कम हियर एंड डू एमटेक। हम्म, तो मुझे ये उनका जो अप्रोच करना था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जेएनयू में यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। और हम्म। अप्रोचेबल सीनियर्स और अप्रोचेबल प्रोफेसर्स, दैट्स व्हाई आई चोज जेएनयू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई। और ये एक तरीके का डायलेमा क्रिएटेड रहेगा जो इस साल भी स्टूडेंट्स देंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि वही टाइमलाइन फॉलो हो रही है, उसी तरीके का कुछ इस बार भी होगा। तो आप एक अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना करके ही अपना फॉर्म वगैरह फिल करिए और देखिए कि आपको आगे क्या करना है। तो आपके कुछ स्टूडेंट्स या आपके कुछ साथी क्या एम्स एम बायोटेक में जिन्होंने फाइनल एडमिशन लिया, कोई ऐसे भी हैं जिनको आप पर्सनली जानती हो जिन्होंने लिया वो एडमिशन? सर एक्चुअली मैं अपनी क्लास से अकेली ही थी जिसने एम्स एंड बायोटेक का एग्जाम दिया था उस टाइम पे। अच्छा, अच्छा, ओके। तो अब आपसे फाइनली मैं ये कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा कि आप क्या हिदायत देना चाहेंगी या क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगी जो लोग एम्स एम बायोटेक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल? टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन या मॉक टेस्ट को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? सर पहली चीज तो मैं ये बता दूं, मैंने कोई मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया था। मेरा जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज रहेगी वो ये रहेगी कि अगर 90 मार्क्स का पेपर है आपका 90 मिनट्स में, हम्म, तो ये टारगेट मत लेके चलिए। मतलब आप रेगुलर, जैसे कुछ बच्चों का होता है कि रेगुलर वो लोग हम्म, टाइम सेट करके चलते हैं कि हमें इतने घंटे में 90 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट्स में। तो हम्म, आप ये करके चलिए कि आप 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, वो भी ये नहीं कि सारे आपको करने हैं, ये कितने करेक्ट कर पा रहे हैं आप, ताकि टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। और बिल्कुल। रिवीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कि कोई भी हो दिन, चाहे आपका कॉलेज हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दे रहे होंगे हम्म, जिनका हम्म, डेजर्टेशन वगैरह चलता रहता है, तो हम्म। मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ये करा था, मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा था कि मैंने रिवीजन ना किया हो। क्योंकि मुझे ये था कि हाँ, आई हैव टू डू समथिंग। तो मेरा ये था कि मैं 1 घंटा तो निकालती ही थी रिवीजन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, किसी भी एग्जामिनेशन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना रिवीजन के तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। अच्छा, कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप फॉलो करती थी जिसने आपकी मदद करी कि भाई एम्स एम बायोटेक की तैयारी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ?
कहीं से आप पढ़ाई कर रही थी, क्या कर रही थी? सर मेरा यही था कि मैं क्वेश्चंस पैटर्न फॉलो करती थी। हम्म, मतलब मैंने अपने सीनियर्स जिनसे भी बात करी थी जो भी हायर स्टडीज में, वो लोग मुझे यही कहते थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हम्म, कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसके हम्म, बाद उसको कहीं पे जाकर, मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल हम्म, वीडियोस जैसे आपका भी है वीडियोस हम्म, हम्म, अवेलेबल, या कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हम्म, हैं, हम्म, तो उन पे जाके देखो उस टॉपिक से रिलेटेड, ये कि जिसका क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने वही चीज फॉलो की थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो मुझसे नहीं होता था उसको मैं जाके समझती थी, या फिर मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे देखती थी, तो मतलब कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया होगा, तो मेरा वही चीज फॉलो किया मैंने। ओके। तो अभी मुझे ये बताइए कि जो जैसे आपने कई सारे एग्जाम्स निकाले, आपने फाइनल डिसीजन पे आप किस चीज़ कैसे कौन से कॉलेज में हमें जाना चाहिए, ये फाइनल डिसीजन स्टूडेंट्स कैसे लें? आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि ये फाइनल डिसीजन कैसे लेना चाहिए? सर उसके लिए मैं एक नई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि मेरा जेएनयू में हो गया था, और फिर मैंने अपना एम्स का काउंसलिंग का भी खुल गया था, हम्म, और मेरे को सीएसआईआर एमप्री से आईडीटीपी का ऑफर आया था। मतलब मैंने हम्म, आपका वीडियो देखा था एसीएसआईआर के ऊपर, जो वो हम्म, लोग अपना नॉन गेट फेलोशिप का हाँ, ऊपर देते हैं, तो उस वो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं वहां भी सिलेक्ट हो गई थी। हम्म, तो अभी मेरा घर पे डिलेमा चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, ये हम्म, सब था। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज को कांटेक्ट किया, मैंने शायद आपको भी कांटेक्ट किया हाँ, था हाँ, लिंक्डइन पे, मुझे मुझे याद याद है। है। हाँ, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया था, मैंने फिर अपने कुछ सीनियर्स को भी पूछा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन मिला था कि वहां पे जाके विजिट करो, हम्म, जहाँ भी जाना चाहते हो, हम्म, कि आपको वहां पे जाके विजिट करने से ये पता चलता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। हम्म, तो आई वेंट टू भोपाल, हम्म, आई वेंट टू जेएनयू ऑल्सो, मतलब भोपाल सीएसआईआर एमपी इज इन भोपाल। तो हम्म, मैं आई वेंट टू भोपाल, फिर मैं जेएनयू गई, फिर एम्स का तो काउंसलिंग प्रोसेस चल ही रहा था, और हम्म, एम्स एम्स भी मैं गई, लेकिन इतना मुझे एनवायरनमेंट वहाँ का भी नहीं अच्छा लगा। हम्म, मुझे एनवायरनमेंट के हिसाब से आई चोज कि जेएनयू विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर मी। ठीक है, ओके। तो आपका कहना है कि पर्टिकुलर जगह पे जाके विजिट करके आपको एक बेहतर आइडिया लग सकता है वहाँ के लोगों से बात करके। ठीक है। यस सर, वहाँ के लोगों से बात करिए, और वही लोग आपको बता सकते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ओके, 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 ओके। तो फाइनल एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जानवी, कि आप अब क्या सोच रही हैं आगे, कि आपको पीएचडी करनी है या आप अपना करियर कैसे प्लान कर रही हैं? सर एक्चुअली मैं जैसे कि अभी मैं एमटेक में हूँ, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड है। हम्म, पहले मुझे नहीं पता था कि रिसर्च मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। हम्म, तो लेकिन अभी आई एम वर्किंग इन नैनो साइंस एंड नैनो हम्म, टेक्नोलॉजी। तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट अभी पीएचडी में बढ़ गया है, मेरे को हम्म, पीएचडी करनी है आगे। तो ओके, आई एम एमिंग फॉर सीएसआईआर नेट एंड ऑल एग्जाम्स। ओके, 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 ओके। चलिए, तो मेरे सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं, जो जो मुझे पूछने थे, जो जो आए हुए थे चैनल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच जानवी, आपने इतना समय दिया और इतने डिटेल में मुझसे बात की इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिलेगी कि उनको आगे क्या करना है। तो इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और आप सभी से कहना चाहूँगा कि एम्स एम बायोटेक कोई बहुत डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आपने अच्छे से किसी भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की है तो एम्स एम बायोटेक आसान लगेगा आपको। उसकी तैयारी बहुत सिंपल है। जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं वहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए। कोई अलग से किताब वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया कि क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन सकता है आपका। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम फिर से आएँगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें आपको आपके करियर से लेकर के और क्लैरिटी देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।